जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देख लिया होगा, विशाल मैदान के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। आज पेनिनसुलर प्लेटो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग दो टर्म देख रहे हैं, एक प्रायद्वीप और एक पठार, और दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। यदि हम लोग इनके सही मायने समझे तो आप लोग देखेंगे ऐसा भूभाग जो तीन ओर पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ऐसा भूभाग, लैंड पार्ट आपका, ऐसा भूभाग जो तीन ओर किससे घिरा होता है ना, किसी जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, ऐसे भूभागों को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में अरब प्रायद्वीप है, जो सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन जो हम लोगों को देश दिखाई देते हैं उस वाले क्षेत्र में स्थित है। तो प्रायद्वीप यानी कि ऐसा भूभाग जो तीन ओर से घिरा हुआ है, किससे, जलीय क्षेत्र से, वाटर बॉडी से, उसको हम प्रायद्वीप या इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों ने एक यहां पर जोड़ा है पठार शब्द को। तो पठार या प्लेटो ऐसा आपका भूभाग होता है जो समुद्र के तल से या सी लेवल से, समुद्र सतह से कितना ऊंचा हो, 600 मीटर ऊंचा हो, और जिसमें चोटी ना होते हुए अपर पार्ट फ्लैट हो, है ना, अपर पार्ट कैसा हो, समतल हो, और दूसरा ऊंचाई कितनी हो, 600 मीटर। कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि विश्व के सारे जो पठार है वो आपको 600 मीटर ही ऊंचे मिले, इससे अधिक भी, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र भी हम लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन सामान्यतः जब हम पठार की परिभाषा हम लोग देखेंगे तो हम कहेंगे ऐसे भूभाग जिनकी समुद्र सतह से ऊंचाई 600 मीटर हो और चोटी ना होती, अपर पार्ट फ्लैट हो, समतल हो, उसको हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग दोनों के मीनिंग समझ गए होंगे। प्रायद्वीपीय पठार हम लोग इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर हम लोग देखे हैं कि जो हमारा प्रायद्वीप वाला भाग है, इस प्रायद्वीप वाले भाग में हम लोग को भारत के कुछ पठार मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। यदि यह प्रायद्वीप वाला हिस्सा किससे कवर्ड होता, यदि पर्वतीय क्षेत्र से होता तो शायद हो सकता हम कुछ और नाम रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहां पर देखा है कि पेनिनसुलर जो रीजन है हमारा, प्रायद्वीप वाला जो भाग है वह तीन तरफ सराउंडेड है, किससे, वाटर बाउंड्री से। तो इस प्रकार से प्रायद्वीप यानी कि तीन तरफ जल से घिरा हुआ भाग, पठार यानी कि ऐसा भाग जो समुद्र सतह से 600 मीटर ऊंचा है, अपर पार्ट फ्लैट है, समतल है, कोई चोटी वहां पर नहीं है। अब यदि हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में यदि हम लोग चर्चाएं करें बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यह प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट होगा कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है आपका, यह प्रायद्वीपीय पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना भूमि का भाग है, गोंडवाना भूमि का भाग है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यदि हम लोगों से यहां पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार किस लैंड का पार्ट है, तो एंशिएंट गोंडवाना लैंड का पार्ट है, प्राचीनतम जो हमारा गोंडवाना भूमि है उसका हिस्सा है, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा हम लोगों से यदि पूछा जा रहा है कि यह जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका आकार कैसा, तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप इसका स्ट्रक्चर है। पहला हम लोगों ने देखा किस लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। दूसरा पॉइंट हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, इसका शेप कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। आगे हम लोग देखें तो जो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, इस उत्तर वाले क्षेत्र का ढाल भी उत्तर की ओर ही है। यदि हम लोग देखेंगे इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर वाले भाग में, तो चंबल, बेतवा और केन सोन जो नदियां हैं, ये नदियां का जो बहने का दिशा है, इन नदियों की बहने की जो दिशा है वो हमें इस ओर इंगित करती है या इस ओर इंडिकेशन देती है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर वाला भाग है कहीं ना कहीं उसका ढाल उत्तर ही दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। चाहे आप चंबल नदी के बहने की दिशा देख लें, चाहे बेतवा नदी की देखें, चाहे केन नदी की देखें, चाहे सोन नदी की देखें, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है वह उत्तर दिशा की ओर ढाल रखता है। यदि हम लोग दक्षिण भारत की बात करेंगे या दक्षिण का जो आपका पार्ट होगा प्रायद्वीपीय पठार का, यदि हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपने देखा होगा दामोदर नदी,
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, यह सभी जो नदियां हैं, ये नदियां कहां जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यदि कुछ महत्वपूर्ण नदियों के मैं नाम लिख दे रहा हूं तो हम लोग देख रहे हैं दामोदर नदी, ठीक है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहां पर महानदी। तीसरा हम लोग यहां पर देख रहे हैं गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। चौथा हम लोग यहां पर देख रहे हैं कृष्णा नदी। पांचवा पेन्नार, पलार, कावेरी। ये सारी जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में जाकर के गिरती है। तो इन सभी नदियों की बहने की दिशा से हम लोग को इस चीज का भी कहीं ना कहीं यहां आभास हो रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग है इसका ढाल कहां है? तो दक्षिण पूर्व की ओर है। कहां पर है? दक्षिण पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा ढाल है? प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी भाग है इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। अधिकांश नदियों के बहने की दिशा होने के कारण हम लोग ऐसा अनुमान यहां लगा रहे हैं। अब यदि इस प्रायद्वीपीय पठार का हम लोग और भी विस्तृत अध्ययन हम लोग करें तो हम देखेंगे इस प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इसको हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, और इस प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भागों को हम लोग पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग पश्चिमी घाट है, और प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग पूर्वी घाट है। एक चीज और यहां पर हम लोग स्पष्ट कर लेना चाहेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर वाला भाग है इसकी सीमा का निर्माण यहां करता है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। यदि हम लोग थोड़ा सा झारखंड की तरफ जाएंगे तो यहां पर देखेंगे राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और यदि हम लोग मेघालय की तरफ जाएंगे तो मेघालयन प्लेटू जो है, मेघालय का जो पठार है या शिलांग का जो पठार है वह इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार के बाद यदि हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को विशाल मैदान दिखेगा, और विशाल मैदान के ऊपर हम लोग देख रहे हैं तो वहां पर हम लोगों को शिवालिक हिमालय या हिमालय का फुट हिल वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। आगे हम लोग इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, भारत का जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है जो हम लोग कहते हैं कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। कहां से लेके कहां तक हम लोग इसको बता रहे हैं? ताप्ती नदी का जो मुहाना है, ताप्ती नदी का जो मुहाना है, इस ताप्ती नदी के मुहाने से हम लोगों ने इसको शुरू किया है। ताप्ती नदी के मुहाने से हम लोग, मुहाना बोले तो माउथ, मुहाने से हम लोग इसको कहां तक लेके जा रहे हैं? कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तो कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है हमारा लगभग 1600 किलोमीटर का, यह पूरा जाना जा रहा है पश्चिमी घाट के नाम से। किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से। अब ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है बच्चों, इस पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम लोग सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसके उत्तरी भाग को हम लोग सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं, और इस सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने दिखाई है कलसूबाई। सह्याद्री पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या बताया हम लोगों ने? कलसूबाई। पश्चिमी घाट कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है? तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तो कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी औसत जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 1200 मीटर है। यदि हम लोगों से पूछा जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो 1200 मीटर है, ठीक है। औसत ऊंचाई हम लोगों ने बता दी है 1200 मीटर। कहां से कहां तक मिलेगा? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तो कन्याकुमारी तक। क्या ताप्ती नदी के मुहाने के बाद में क्या पश्चिमी घाट का विस्तार समाप्त हो जाएगा? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। ये वहां से क्या होगा? किस वाले क्षेत्र की तरफ? पूर्वी क्षेत्र की तरफ क्या करेगा? मुड़ जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र का जो नदर्न वाला पार्ट होगा उस तरफ ये क्या करेगा? टर्न ले जाएगा, ठीक है। अब इस पश्चिमी घाट के बारे में और हम लोग यदि जानने का प्रयास करें तो हम बोलते हैं पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग का निर्माण, इस उत्तरी भाग का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, बेसाल्टिक लावा से हुआ है। और यदि हम लोग पश्चिमी घाट के दक्षिण वाले भाग की तरफ जाते हैं, नीलगिरी पर्वत की तरफ, तो इस नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है ये प्राचीनतम ग्रेनाइट और निश चट्टान से हुआ है।
प्राचीन ग्रेनाइट और निश चट्टान जैसे, ग्रेनाइट और निश चट्टान जैसे जो आपके चट्टानी भाग है उससे इसका निर्माण हम लोगों को दिखाई देता है। और यदि हम लोग इसके किस भाग में जाते हैं, उत्तरी भाग में, तो हम लोगों को जो दक्कन का पठारी क्षेत्र मिलता है, उस दक्कन का पठारी क्षेत्र का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। दक्कन के पठारी क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ठीक है। यदि इस पश्चिमी घाट के बारे में बच्चों हम लोग और भी चर्चा करें तो हम लोग ये कहेंगे कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी जो घाट है यह एक भ्रंश कागार है, फॉल्ट एस्कार्पमेंट है। भ्रंश कागार है, फॉल्ट एस्कार्पमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोग कहते हैं कि जब ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटो रीजन जब अफ्रीकन प्लेट से टूट करके अलग हुआ और उत्तर पूर्व की तरफ स्थानांतरित हुआ, इसकी शिफ्टिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुई, तो जब अफ्रीकन प्लेट में फ्रैक्चर या क्रेक आया तो जहां से अलग हुए वह भाग एक खड़े कागार के रूप में, एक स्टीप वॉल के रूप में, खड़ी दीवार के रूप में हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसीलिए इस पश्चिमी घाट को हम लोग एक भ्रंश कागार के रूप में, फॉल्ट एस्कार्पमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या पश्चिमी घाट एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो हम कहेंगे यह पर्वतीय क्षेत्र ना होकर के एक भ्रंश कागार है, खड़ा एक एस्कार्पमेंट है। हाँ, इसके हम लोग यदि पूर्वी भाग में देखेंगे तो कुछ वहां पर हम लोग को हिल रेंज वगैरह जरूर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कागार हो गया। इस पश्चिमी घाट के बारे में और भी यदि हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास हम करें तो हम कहेंगे कि प्राचीनतम जब ये भूभाग के रूप में हम लोग अफ्रीका वाले क्षेत्र में हम देख रहे थे, तो उस वाले क्षेत्र पे हम लोग यदि देखेंगे तो इस पे हिमानी जैसे कुछ अवशेष के जवाब भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और भी सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे कि पश्चिमी घाट एक वलित पर्वत वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ हम लोगों को दर्रे या पासेस यहाँ पर मिलते हैं। इन दर्रे और पासेस के मिलने का एकमात्र जो कारण हम लोग बताते हैं कि जब प्राचीन काल में जब प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र था, जिसका पूर्वी घाट अधिक ऊंचाई वाला था और पश्चिमी घाट कम ऊंचाई वाला था, तो उस पूर्वी घाट वाले क्षेत्र से अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट की तरफ क्या करती थी? बहती थी। लेकिन जब ये प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र यूरेशियाई वाली प्लेट से जाकर के टकराया, तो उस यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद इस प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में कुछ हम लोगों को बदलाव देखने को मिला। जैसे जो पूर्वी घाट था उसकी औसत ऊंचाई आज की हम लोग तारीख में देखते हैं तो लगभग 600 मीटर हम लोगों को मिलती है। और यदि हम लोग पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई देखते हैं तो यह हम लोगों को लगभग 1200 मीटर मिलती है। तो यह इस चीज को भी संकेत दे रहा है कि पश्चिमी घाट वर्तमान परिदृश्य में हम लोगों को अधिक ऊंचा दिखाई दे रहा है, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचा है। इसीलिए अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां हैं, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे पेन्नार हो, चाहे पलार हो, चाहे वेगई हो, ये हम लोगों को कहां जाती हुई दिखाई दे रही है? पूर्वी घाट की तरफ, बंगाल की खाड़ी में हम लोगों को गिरती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अगला प्रश्न फिर ये, इस पश्चिमी घाट में हमारे पास में दर्रे या पासेस घाट ये आए कहां से? तो हम लोगों ने कहा कि पश्चिमी घाट जो क्षेत्र था, जब प्राचीनतम नदियां पश्चिमी घाट की तरफ आकर के गिरती थी, तो उन प्राचीन नदियों के जो ड्रेन पॉइंट थे, जो इनके मुहाने थे, जहां से पानी ये सागर महासागर खाड़ी में गिराती थी, जब वो ड्रेन पॉइंट उनके मुहाने जब टकराने के बाद ऊपर उड़ गए तो उन्होंने निर्माण कर लिया दर्रे का। उन्होंने निर्माण कर लिया किसका? दर्रे का। तो इसीलिए यदि आप वर्तमान में पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में यदि महाराष्ट्र और केरला के तट पर आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से बच्चों दिखाई देगा कि इस महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है, इस महाराष्ट्र को कोस्टल वाले पार्ट में, महाराष्ट्र के हम लोग ईस्टर्न वाले पार्ट में देखेंगे तो यहां पर हम लोगों को थालघाट और भोरघाट दो दर्रे आपको मिल जाएंगे। और यदि हम लोग केरला स्टेट की तरफ पहुंच जाएंगे तो केरला स्टेट में हम लोगों को पालघाट दर्रा दिख जाएगा। ठीक है। और यदि इन दर्रों की हम लोग एवरेज हाइट की बात कर लेंगे तो कहेंगे कि थालघाट जो दर्रा है लगभग 581 मीटर ऊंचा है, भोरघाट जो दर्रा है वो 229 मीटर ऊंचा है, और पालघाट जो दर्रा है लगभग इसकी एवरेज हाइट 300 मीटर है। अब तक हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान रखें कि यदि इनकी हाइट हम लोगों से रेस्पेक्टिवली पूछी जाती है तो सामान्यतः 581, 229 और 300 मीटर हम लोग बताएंगे। यही वो दर्रे जिनसे हम लोगों ने कुछ हाईवे को भी कनेक्ट किया है, एक सिटी को दूसरी सिटी से हम लोगों ने कनेक्ट भी किया है। यदि मैं बात इस थालघाट दर्रे की कर लूं तो ये थालघाट दर्रा जो है मुंबई और कलकत्ता को
मुंबई एवं कलकत्ता को जाने वाला जो हाईवे और रेल रूट है उसको कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, उसका संपर्क स्थापित करेगा। यदि इस भोरघाट दर्रे की मैं बात कर लूं तो मुंबई से चेन्नई को संपर्क स्थापित करवाएगा। मुंबई से चेन्नई की ओर जाने वाला जो हमारा सड़क और रेल मार्ग है उसका संपर्क स्थापित करेगा। और यदि मैं पालघाट दर्रे की बात कर लेता हूं तो यह केरल में जो कालीकट है उसका संपर्क स्थापित करवाएगा कोयम्बटूर से। या ये वही दर्रा है पालघाट जो नीलगिरी वाले क्षेत्र में हम लोग को दिखाई देता है और पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने का प्रयास भी करता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो सबसे साउथ वाला जो एंडिंग पार्ट है वह एक नीलगिरी पर्वत वाला क्षेत्र है, जिसको हम लोगों ने ट्राई जंक्शन भी बोला था कि हमारी टाई की गांठ जैसा वो हम लोगों को दिखाई देता है। इस नीलगिरी पर्वत से हम लोगों को यहाँ इधर पूर्वी घाट जाते हुए दिखाई देगा और इधर हम लोगों को पश्चिमी घाट जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने पश्चिमी घाट के बारे में देखा कि पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे जो दिखाई दे रहे हैं वो प्राचीनतम नदियों के क्या है, ड्रेन पॉइंट है, उनके मुहाने हैं जो इस प्रायद्वीपीय भारत के यूरेशियाई प्लेट्स के टकराने के बाद में ऊपर उठे होंगे और वो किस में बदल गए होंगे, दर्रे में। ठीक है, तो इसके अलावा भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बालघाट दर्रा भी हम लोगों को दिखाई देता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये आगरा बॉम्बे जो हाईवे है उसको संपर्क स्थापित करवाता है। ठीक है, इस पश्चिमी घाट के बाद में यदि हम लोग पूर्वी घाट की तरफ हम लोग पहुंचते हैं, किस घाट की तरफ यदि हम लोग पहुंचेंगे, पूर्वी घाट की तरफ, तो इस पूर्वी घाट में भी आप लोग देखेंगे कि इसका जो विस्तार होगा हम लोगों को लगभग उड़ीसा वाले क्षेत्र से लेके तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र तक हम लोग को इसका विस्तार मिलेगा और इसकी औसत जो ऊंचाई होगी वो 600 मीटर होगी। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई होगी वह क्या होगी, 600 मीटर होगी। इस पूर्वी घाट को पढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यदि भारत में हम लोग पर्वतों का विकास और उत्पत्ति का क्रम हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये प्राचीनतम पर्वत अरावली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि पूर्वी घाट जो एक फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत की श्रेणी में हम जिसको रखते हैं इसका निर्माण हुआ है, विंध्यन पर्वत का निर्माण हुआ है, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब ये पूर्वी घाट जो होगा क्या यह सतत रूप से बहुत ज्यादा होगा, क्या ये कंटिन्यूटी में होगा, क्या यह कंटिन्यूअस होगा? जितना हम लोग पश्चिमी घाट को देखे थे तो हम कहेंगे ऐसा बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में अधिकांश नदियां क्या करती है, अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ला करके डालती हैं। इन नदियों के कारण हम लोग को कई सारे यहाँ पर कट्स दिखाई देंगे। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि पूर्वी घाट एक कंटिन्यूअस पार्ट ना होते हुए कटा जटा पार्ट है, और इन कटे जटे के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है, वो यहाँ की नदियां हैं। उन नदियों के ड्रेन पॉइंट है जो कहां जाकर के गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो क्या पूर्वी घाट पर बहुत ज्यादा नेचुरल पोर्ट हो सकते हैं? क्या बहुत ज्यादा प्राकृतिक बंदरगाह का वहां होना संभव है? तो हम कहेंगे यह कतई संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा, इस पूर्वी घाट का जो उत्तरी भाग है, इस पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इस पूर्वी घाट के मध्य वाले भाग को हम लोग कुड़प्पा पहाड़ी के नाम से जानेंगे या कुड़प्पा हिल्स के नाम से जानेंगे, और इसके दक्षिणी भाग को हम लोग तमिलनाडु हिल्स, तमिलनाडु की पहाड़ी के रूप में हम लोग जानेंगे। और जब इस पूर्वी भाग के उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोग यदि बढ़ना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे इस पूर्वी घाट की चौड़ाई भी लगभग हम लोग को क्या करेगी, ज्यादा चौड़ी मिलेगी। और उसका एकमात्र कारण होगा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद का जमाव। प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद का जमाव, इसीलिए इसका कोस्टल वाला जो पार्ट होगा वो रिवर सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनेगा, जिसमें फर्टाइल सॉइल भी होगी, जिसमें फर्टाइल सॉइल भी हम लोगों को वहां पर दिखाई देगी। तो पूर्वी घाट के बारे में हम लोगों ने देखा, एक तो ये सतत रूप से बहुत अधिक विकसित नहीं है, बीच में नदियों के यहाँ पर ड्रेन पॉइंट है। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं कि पूर्वी घाट वाला जो भाग है इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, इसलिए अधिकांश पश्चिमी घाट की नदियां पूर्वी घाट की तरफ क्या करती है, बहती है। और तीसरा, हम लोग बोलते हैं कि पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार, मध्य भाग को कुड़प्पा और दक्षिणी भाग को हम तमिलनाडु की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इस कुड़प्पा वाले क्षेत्र में यदि हम लोग देखेंगे
तो वे सभी पहाड़ियां हम लोग शामिल कर लेंगे जिनको हम लोगों ने आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पढ़ा था। आपसे पूछा जाए कि वेलिकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, एरामाला और नल्लामाला, ये सारे जो हमारे पर्वत पहाड़ी वाले क्षेत्र है यह किस भाग में स्थित है, तो हम लोग कहेंगे कुड़ाप्पा वाले भाग में स्थित है। यदि हम लोगों से बोल दिया जाए कि जो तमिलनाडु पहाड़ी वाला क्षेत्र है इसमें कौन कौन से आपके पर्वत पहाड़ी क्षेत्र शामिल होंगे, तो हम साधारण सा कहेंगे कि सिरुमलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, पंचाई मलाई की पहाड़ी, पंचाई मलाई की पहाड़ी, जावदी शेवराई की जो पहाड़ी है यह जरूर हम लोग किस में शामिल करेंगे, तो यह हम लोग शामिल करेंगे तमिलनाडु पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु के पहाड़ी वाले क्षेत्र में। शेवराय, जावदी, पंचाई मलाई, सिरुमलाई और भी हम लोगों ने काफी सारी यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखी है। मेलागिरी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, वरुष्णत की पहाड़ी, वो सभी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो तमिलनाडु हिल्स वाले क्षेत्र में सिरुमलाई, पंचाई मलाई, जावदी, शेवराय ये सारी पर्वत श्रेणियां शामिल होगी। अब यदि हम लोग और भी साधारण सा क्वेश्चन हम लोग देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है, इसका जो मध्य वाला भाग है, यदि हम लोग मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र की हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां से दो प्रमुख जो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये हम लोगों को दिखाई देगी बहते हुए पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। और नर्मदा नदी के ऊपर हम लोगों ने यहां पर देखा है विंध्याचल पर्वत। नर्मदा नदी के ऊपर हम लोगों ने क्या देखा है? तो नर्मदा नदी के ऊपर हम लोगों ने विंध्याचल पर्वत देखा है। और यह जो विंध्याचल पर्वत है ये मालवा के दक्षिणी भाग से शुरू होता है और झारखंड के पारसनाथ तक फैला हुआ है, पारसनाथ तक फैला हुआ है, लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में। और 1050 किलोमीटर लंबाई पारसनाथ तक आपने देख ली। और इसके दो आपने भाग भी देख लिए होंगे, एक कैमूर पहाड़ी क्षेत्र जो सोन और यमुना नदी के बीच में जल विभाजन का काम भी करेगा, कैमूर श्रेणी। और दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारमेर या भांडेर श्रेणी, भारमेर रेंज और दूसरा कैमूर जो रेंज है, ये दोनों किसके पार्ट है? विंध्याचल के। और इस विंध्याचल के नीचे से हम लोग लेकर के आ रहे थे नर्मदा नदी, जिसको हम लोगों ने एक ब्रंश घाटी में बहाया था। और इसके नीचे हम लोग लेकर आए थे सतपुड़ा पर्वत। यह सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत या अवरोध पर्वत का उदाहरण है, जबकि विंध्याचल जो पर्वत है एक वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्डेड माउंटेन का है। ठीक है, तो सतपुड़ा जो पर्वत है, इस सतपुड़ा पर्वत के कुछ यदि हम भाग देखें तो हम लोग यहाँ राजपीपला की पहाड़ी देखे थे, राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला के बाद हम देखे थे तो महादेव, और महादेव के बाद यदि हम छत्तीसगढ़ की बाउंड्री वाले क्षेत्र की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों को मैकाल श्रेणी भी मिल रही थी। और इस मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने अमरकंटक बताई थी। और इस अमरकंटक से बच्चों हम लोग यहाँ 3 नदियों को निकाल कर लेके चलते हैं। पहली एक जो नदी अमरकंटक से निकलने वाली जो आपके सामने है, नर्मदा नदी, जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और ऐसा बोलते हैं कि भ्रंश घाटी में बहती है और एश्वरी का निर्माण करती है। एश्वरी को हम हिंदी में ज्वार नद बोलते हैं, ज्वार नद। इसी अमरकंटक वाले क्षेत्र से हम सोन नदी को भी लेकर के जाते हैं और इस सोन नदी को हम गंगा नदी में ले जाकर के गिरा देंगे। और यही सोन नदी इधर से आने वाली यमुना नदी, इन दोनों के बीच में कैमूर जो श्रेणी है ये जल विभाजन का कार्य करेगी। और एक और नदी है जोहिला, जिसको हम यहां से निकालेंगे और आगे सोन नदी में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, उसको गिरा देंगे। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो बहने वाली नदी है वह नर्मदा है। और यदि हम लोग देख रहे थे कल, सतपुड़ा और गाविलगढ़ की पहाड़ी के बीच में हम देखे थे तो यहाँ पर एक ताप्ती नदी है। यहाँ पर एक नदी कौन सी है? ताप्ती। ये सतपुड़ा पर्वत है और सतपुड़ा के नीचे यदि हम महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ गाविलगढ़ की पहाड़ी है। और इस गाविलगढ़ की पहाड़ी और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती नदी और सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी। यह हम लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, जबकि ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा और ताप्ती के दक्षिण में गाविलगढ़ है। यदि प्रश्न हम लोगों से इस प्रकार से भी पूछ लिया जाए कि वह कौन सा पर्वत पहाड़ी वाला क्षेत्र है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो हम लोग कहेंगे विंध्याचल जो पर्वत है
वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला पर्वत पहाड़ी क्षेत्र हमसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत है। अब भारत के कुछ हम लोग प्रमुख पठारी क्षेत्र के बारे में हम लोग यदि चर्चाएं कर लें तो आप लोग देखेंगे भारत का अधिकांश जो पठारी भाग है मध्य और दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में स्थित है। और इस मध्य और दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में यदि हम लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहले मालवा का पठार, यदि इस मध्य प्रदेश स्टेट की हम बात कर लें और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश वाली सीमा की हम लोग बात कर लें तो मालवा का पठार, सबसे पहले मालवा का पठार जो हम लोगों को मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में मिल रहा है। दूसरा बुंदेलखंड का पठार जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। और इस बुंदेलखंड के बारे में हम बोलते हैं कि प्राचीन ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से मिलकर के बना है। और बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में भी फैला हुआ है। तीसरा हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है सीधी सिंगरौली वाला, वहां से हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वह बघेलखंड का पठार होगा, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग। यदि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में हम देखेंगे तो वहां पर हम लोग को बैतूल का पठार, बैतूल का पठार, बैतूल प्लेटू, ठीक है। यदि हम महाराष्ट्र राज्य की तरफ बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में हम लोगों को मिल जाएगा दक्कन का पठार जो भारत का सबसे बड़ा पठार है और इसको लावा निर्मित पठार भी कहते हैं। और क्योंकि हम लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार के बारे में आप लोगों ने यदि सुना होगा तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा है, लावा और मैग्मा दो हम लोगों ने टर्म सुने हैं। लावा कब कहलाएगा? जब ज्वालामुखी उद्गार के समय जो उससे निकलने वाला फ्रेगमेंटल मटेरियल है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है। जब तक वो सतह के नीचे तब तक वो मैग्मा है और सतह के बाहर आने के बाद वह लावा है। कंपोजिशन सेम होगा, कंपोजिशन में कोई बदलाव हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है। जब तक वो अर्थ क्रस्ट के नीचे है तब तक वह मैग्मा है और ऊपर आने के बाद वह लावा है। अब यदि वॉल्केनो जो आप लोगों ने सुना है, ज्वालामुखी जो हम लोगों ने शब्द सुना है, यदि उस ज्वालामुखी का जो कोन है, जो शंकु है, जो वेंट है, यदि उसका साइज छोटा होगा और यदि वॉल्काना बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, विस्फोटक है, तो उससे निकलने वाला जो फ्रेगमेंटल मटेरियल है, विखंडित जो पदार्थ है, वह बहुत अधिक ऊंचाई ग्रहण करेगा और संभावना है कि उस क्षेत्र में पर्वतीय पठार का निर्माण होगा। उस चीज के साथ एक और ये भी मायना डिपेंड करेगा कि उससे निकलने वाला जो फ्रेगमेंटल मटेरियल या जो आपका पदार्थ है वो विस्कस है, गाढ़ा है या नहीं है। यह भी उस पर निर्भरता करेगा कि वो पर्वत बनाएगा, पठार बनाएगा, द्वीप बनाएगा या मैदान बनाएगा, ठीक है। लेकिन यदि उस वेंट शंकु का साइज बड़ा है बच्चों और यदि उससे निकलने वाला जो पदार्थ है वो बहुत ज्यादा विस्कस नहीं है, गाढ़ा नहीं है, तो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, बहुत लंबे भूभाग में फैल जाएगा और एक पठारी मैदानी क्षेत्र का निर्माण करेगा। और उसी को हम लोग इंग्लिश में टर्म नाम देते हैं सेंट्रल इरप्शन और फिशर इरप्शन, ठीक है। तो जो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र फिशर इरप्शन के कारण बना है और इसीलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को काली मिट्टी वाला क्षेत्र भी दिखाई देता है। तो दक्कन का पठार उत्तर से दक्षिण में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि इस दक्कन के पठार के बाद हम लोग चलेंगे तो इस कर्नाटका राज्य में धारवाड़ या बेंगलोर का पठार है। धारवाड़ बेंगलोर का पठार हम लोगों को कहां मिल जाएगा? कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को रायलसीमा का पठार दिखाई देगा, रायलसीमा का पठार दिखाई देगा। यदि हम लोग कहां पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा वाले क्षेत्र पर देखेंगे तो वहां पर हम लोग को रायलसीमा का पठार दिखाई देगा। यदि हम लोग आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में जा रहे हैं तो आंध्र प्रदेश का जो पश्चिमी भाग होगा, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और कुछ हिस्सा तेलंगाना वाला, इन दोनों वाले भाग में हम लोगों को दिखाई देगा तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और बैतूल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और बैतूल। महाराष्ट्र में दक्कन का पठार या लावा का पठार, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका में धारवाड़ या बेंगलोर का पठार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर रायलसीमा का पठार, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश का खासकर पश्चिमी वाला क्षेत्र, वहां तेलंगाना का पठार,
और यदि हम लोग तेलंगाना के ऊपर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, तो वहां पर मिल रहा है बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। तो बस्तर का पठार हम लोगों को मिल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में। यदि हम लोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर देख रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तो वहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में दंडकारण्य का पठार। इस दंडकारण्य के पठार के अलावा हम लोग देखेंगे आगे, यदि झारखंड वाले क्षेत्र में, तो झारखंड वाले क्षेत्र में हम लोग को एक छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के अलावा हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और हजारीबाग के पठार के पास में ही हम लोग झारखंड वाले क्षेत्र में देखेंगे तो रांची का पठार, रांची का पठार। इस प्रकार से जो तीन आपके महत्वपूर्ण पठारे आपको मिल रहे हैं झारखंड वाले क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। छोटा नागपुर के पठार को ही हम लोग बच्चों कह देते हैं भारत का रूर प्रदेश। छोटा नागपुर के पठार को ही हम लोग क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश। अब इसको रूर प्रदेश क्यों कहा गया, क्योंकि खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न है, खनिज की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से संपन्न होने के कारण, संपन्न होने के कारण इसे रूर प्रदेश या रूर रीजन नाम दिया गया है। इसी की तर्ज पर यदि आप लोगों ने देखा होगा तो यूरोप में एक देश है जर्मनी, और उस जर्मनी को ही हम लोग काला प्रदेश या ब्लैक रीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो भी कोल फील्ड रीजन है, कोयला क्षेत्र वाले क्षेत्र में आता है। और वहां की रूर नदी में भी अधिकांश हम लोगों को कोयले के भंडारण मिलते हैं। और हमारे यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा तो छोटा नागपुर के पलामू से निकलने वाली जो दामोदर नदी है, उस दामोदर नदी घाटी में भारत का लगभग 33% कोयले का भंडार है। यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि किस भारत की प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र में सबसे अधिक कोयले का भंडार है, तो बच्चों उसका सही आंसर होगा अपर दामोदर या दामोदर नदी घाटी में भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार मिलता है। राज्य पूछेगा तो झारखंड राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार मिलेगा। हाँ, यह बात एक अलग है कि उत्खनन की यदि हम बात करें, एक्सट्रैक्शन की हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ उसमें ज्यादा उत्खनन करता है, सबसे अधिक यदि उत्पादन करेगा तो छत्तीसगढ़, और भंडारण यदि किसी के पास होगा तो झारखंड के पास में। तो छोटा नागपुर को हमने खनिज संपन्न होने के कारण रूर प्रदेश कहा है। और ये जो रांची का पठार है, इसके बारे में हम कहते हैं कि ये संप्राय मैदान का उदाहरण हो चुका है। संप्राय मैदान मतलब ऐसा मैदान जिसका निर्माण किसी पठारी भाग के घिसने या घर्षण के कारण हुआ है, कि जब रांची के पठारी वाले क्षेत्र पर बहुत अधिक अपर्दन अपक्षय की क्रिया कार्य कर रही होगी और धीरे धीरे जब घिसने के कारण, घर्षण वगैरह के कारण उसका हाइट कम हो गया होगा, तो वह पठारी क्षेत्र किस में बदल गया होगा, मैदानी क्षेत्र में। तो हम लोग रांची के पठार को कहते हैं कि यह संप्राय मैदान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे तो शिलांग का जो पठार है वो मेघालय राज्य में स्थित है। शिलांग का जो पठार है वह मेघालय राज्य में स्थित है। और यदि एक और हमसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है कि मेघालय में स्थित जो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ी है ना, इनके बारे में हम लोगों से प्रश्न साधारण सा पूछ लिया जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन रीजन और पेनिनसुलर प्लेटू। गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का एक भाग है या फिर प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। तो हम लोग कहेंगे कि ये गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ी है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, यह हिमालय क्षेत्र नहीं है। यदि हिमालय क्षेत्र की हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के बाद में जो हम लोगों को पूर्वांचल की पहाड़ी और उसके साइड में हम लोग म्यांमार की तरफ देखेंगे तो अराकान योमा जो पर्वत भाग है वह हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, हिमालय का ही विस्तृत रूप है। तो गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ी है, आप याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तृत रूप है, प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तृत रूप है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग कहते हैं
बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ टोपोग्राफी डिफरेंस नहीं मिलती है। औसत इसकी जो ऊंचाई हम लोगों को 600 से 700 मीटर के बीच में मिल रही है। और इस प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी भाग है, जिसको हमने पश्चिमी घाट कहा है, उसकी 1200 मीटर, और पूर्वी घाट को जिसको हमने ईस्टर्न घाट के नाम से भी जाना है, उसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तो यदि आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, तो ये प्रायद्वीपीय पठार एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोगों से प्रश्न पूछा ही जाता रहा है। जैसे हम लोगों ने मैदान के बारे में चर्चा की थी कल, उसी प्रकार से यहाँ पठार के बारे में भी। तो साधारण सा आपको सबसे पहले याद रखना है कि ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर और अपर पार्ट फ्लैट है, समतल है, तो वह पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पठार। पठार के साथ हमने प्रायद्वीपीय शब्द इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि यह तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। ऐसा भूभाग जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है, जिसको प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए इसको हमने प्रायद्वीपीय पठार का नाम दिया है। इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण अरावली राजमहल जैसे पर्वतीय क्षेत्र कर रहे हैं, जबकि इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, और वहां तटीय मैदान भी है, कोस्टल प्लेन भी है। इस प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर वाला जो भाग है, उसका ढाल हम लोगों ने कहा है उत्तरी भाग में है, जो हम लोगों को चंबल, बेतवा, केन और सोन जैसी नदियों से देखने को मिला है। जबकि जो पश्चिमी भाग है, इसका ढाल कहां पर है? दक्षिण पूर्व की ओर या दक्षिण की ओर है। ये हम लोगों ने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पलार, महानदी, दामोदर नदी के बहने की दिशा से पता लगाया है। इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे तो यह खनिज के लिए भी काफी संपन्न है। और यदि हम लोग एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इस प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों को काली मिट्टी वाला क्षेत्र, लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र, और इसके उत्तरी वाले भाग में हम लोगों को जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी का भी भाग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसमें हम लोगों को एक छोटा नागपुर का पठार मिला, जो खनिज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसको भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र का जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है, यह डेक्कन प्लेटू लार्जेस्ट प्लेटू भी है इंडिया का, और इसका जो विस्तार है महाराष्ट्र राज्य वाले क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर है, नॉर्थ टू साउथ इसका क्या है? एक्सपांशन है, एक्सटेंट है, फैलाव है, विस्तार है। और यह एक लावा निर्मित प्लेटू है, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। और इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं कि ज्वालामुखी से जो निकलने वाला पदार्थ यदि पृथ्वी की सतह पर आकर के जमा होगा तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करेगा, और यदि वह पृथ्वी की सतह के नीचे ही ठंडा होकर के एक चट्टान बनाएगा तो उसको हम लोग ग्रेनाइट चट्टान, या इसी को हम लोग आंतरिक आग्नेय चट्टान, और जो बाहर आकर के जमा हो जाती है उसको बाह्य आग्नेय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टान एक बाह्य आग्नेय चट्टान है जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, और ग्रेनाइट एक आंतरिक आग्नेय चट्टान है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों आज हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भाग था हम लोगों ने कंप्लीट किया है। फिजिकल डिवीजन का आज हम लोगों ने पार्ट जो है 3rd कंप्लीट किया है। हम लोगों ने हिमालय पर्वत और इसकी प्रमुख पर्वत पहाड़ियों के बारे में भी चर्चा हमने की है। यदि जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा। हिमालय की उत्पत्ति और भारत के प्रमुख पर्वत पहाड़ियां भी मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा हम लोगों ने विशाल मैदान भी देख लिया है, और तीसरा पार्ट आज हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार भी देखा है। कल का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हमारा तटीय मैदान और द्वीप, यानी कि हम लोग 2 टॉपिक को एक साथ कल हो सकता है हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 हमारे कल के जो टॉपिक रहेंगे नेक्स्ट, भारत के तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन इन इंडिया, और दूसरा एक रहेगा आइलैंड या द्वीप। तो आज का टॉपिक हमारा बच्चों यहीं फिनिश होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा द्वीप या तटीय मैदान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।